गुड इवनिंग सभी को। और उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा क्या? वो रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनको देखने वाले हैं। और भू आकृतियाँ देखने वाले हैं किस किस तरह की भू पे, यानी कि ज़मीन पे, यानी कि अर्थ पे किस तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज जो है काफ़ी प्राउड मोमेंट है, मतलब प्राउड डे है मेरे लिए, बिकॉज आज जो है आप लोगों का रोजगार मेला था, जिन लोगों का CGL 23 में सिलेक्शन हुआ है। बहुत लोगों ने मैसेजेस भेजे, थैंक यू सर, है ना। वही जो आप भेजेंगे जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो नहीं होगा तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है, टेलीग्राम पे। राधे राधे एंड राम राम एंड गुड इवनिंग सभी को। सर 3 जून को जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, PYQ की कौन सी सीरीज़ लगाऊँ? थर्ड वाली लगाओ श्रेया आप, है ना। थर्ड वाली जो अभी चल रही है, कोई एक भी लगा लोगे तो भी आराम से हो जाएगा। लेकिन जब लेटेस्ट वाली चल रही है तो लेटेस्ट वाली लगाओ ना आप, है ना। ओके। शिखा श्रीवास्तव सर, ARO के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे आपके पढ़ाए हुए। हाँ, मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे किए। वही मैंने बोला कि आप बस शिद्दत के साथ सारी चीज़ें करो, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज़ करो। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे डेफिनेटली चीज़ें हेल्प करने वाली हैं आपको, ठीक है। मतलब मैं SSC के ऊपर लेवल भी एग्ज़ाम की बात करूँ, जो आपका स्टेट PCS होगा उसमें भी। सुनने में तो आया कि लीक हो गया कुछ ऐसा आंसर की पहले आ गई थी व्हाट्सएप वगैरह में ARO की। 14 को क्या करें सर, बताते हैं बेटा ट्रैविस। टेलीग्राम पे तुम्ही ने बोला था ना क्विज़ कर, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के क्विज़ के लिए। टेलीग्राम पे ही मिलते हैं, आओ क्लास के बाद फिर तुमको कायदे से बताते हैं कि 14 को क्या करना है। चलो, तो अभी आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स पे। तो जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है ये पहले समझ लेते हैं। ट्रैविस बीट द हिट जो है वहाँ शिष्ट बनेगा क्यों? यहाँ पे जो है 14 को क्या करें? तो जियोमॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो जिसको हम भू आकृतिक जियोमॉर्फोलॉजी या फिर जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है? अर्थ में चेंजेस, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। अर्थ में चेंजेस, और इस टॉपिक को नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम बहुत एकदम दिल से ले लेना इस टॉपिक को, लेकिन नेग्लेक्ट भी मत करना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, बट क्वेश्चंस इससे आते हैं। वो हम देखेंगे किस तरह से आते हैं, बिकॉज हम PYQs भी अटेम्प्ट करेंगे। तो अर्थ में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। चेंजेस जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने अराउंड, जैसे मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो जहां अभी हम रहते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जहां भी हमारा घर है, तो उसके आसपास आज से 15 साल पहले बहुत ही कम घर थे, ठीक है। कोई घर थे वो टूट गए हैं एक दो, ठीक है, बुलडोजर में चल गई है तो कोई चीज़ें बनी हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं। तो वैसे अर्थ में हमारी कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। अर्थ में जितने भी हमारे माउंटेन्स हो गए, पर्वत हो गए, प्लेट्यूज यानी पठार हो गए। अभी ये मैंने आपको बताया नहीं है कि माउंटेन क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना तो आई होप आपको पता होगा माउंटेन्स और प्लेट्यूज क्या होते हैं। तो माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, इस तरह से, ठीक है। प्लेट्यूज हो गए मतलब टेबल टॉप होता है उनका, प्लेट्यूज का, या फिर कोई और भी हमारे फीचर्स हो गए। एक सेकेंड, ठीक है, कोई और भी हमारे फीचर्स हो गए, तो इनको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं रिलीफ फीचर्स, ठीक है। इनको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं रिलीफ फीचर्स। जो भी हमारे अर्थ में जितने भी हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब प्लेन, फर्टाइल प्लेन से देखने को मिलते हैं। अब ये जो हैं, ठीक है, मैंने तो 10-15 साल में ही ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे अराउंड बहुत ही कम घर थे। अभी बहुत सारे घर बन गए, इक्का दुक्का घर गिर भी गए, बुलडोज़र चल गया उनमें, वो तो मुझे ऑब्जर्व हो गया। लेकिन जो हमारी अर्थ में चेंजेस होते हैं ना, ड्यू टू दी जोग्राफिकल फोर्सेस, जो हमारी नेचर, मदर नेचर फोर्स लगाती है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम आप ये मान लीजिए हजारों साल का तो कम से कम टाइम पीरियड चाहिए ही, तभी आप डेफिनेट वहाँ पे कोई चेंजेस नोटिस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय की बात करूँ मैं, हिमालय आज भी बढ़ रहे हैं,
बट क्या आपको लगता है कि आपके अब लाइफ टाइम में आप इस सिग्निफिकेंट चेंज को ऑब्जर्व कर पाओगे कि हिमालय इतने थे अभी देखो इतने हो गए? नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे आप, बिकॉज बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बहुत ही स्लो इनका इंक्रीज है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो किस तरह से प्लेट का मूवमेंट होता है, जो हमारे डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट है, और उसमें पढ़ा था कि आर्कटिक जो हमारी प्लेट है उसका रफली 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर शिफ्ट हो रहा है या फिर मूव कर रही है। तो आपको लगता है कि आप सिग्निफिकेंट चेंज अपने लाइफ टाइम में ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मैंने आपसे ये बोला कि जो हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। या तो चीज़ें बनेंगी, ठीक है, या तो चीज़ें बनेंगी या बिगड़ेंगी। ठीक है, बिगड़ेंगी, ठीक है, या तो बनेंगी या बिगड़ेंगी। बनेंगी का मतलब है कि नई चीज़ फॉर्म होगी और यहाँ पे एग्जिस्टिंग चीज़ डिग्रेड होगी। ठीक है, डिग्रेड होगी यानी कि डिग्रेडेशन होगा। इसके लिए इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर तरह के फोर्सेस यानी कि बल, बाहरी बल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाहरी बोलिए ना बोलिए, क्योंकि वो अंदर से लगते हैं बल, तो उनको अंतरजात बल बोलते हैं, भी देखेंगे। तो अगर फॉर्म हो रहा है तो डिफरेंट तरह के फोर्सेस इफेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बन रही हैं, और बिगड़ने के लिए भी अलग तरह के फोर्सेस लगते हैं। ठीक, अब इन फोर्सेस को जो ये जियोमॉर्फिक चेंजेस लाते हैं हमारी अर्थ के सरफेस पे, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो अंदर से लग रहे हैं तो उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। देखिए सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो इन फोर्सेस को हम इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ें बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो वो उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो अंदर से बल लगते हैं इनको हिंदी में अंतर्जात बल बोलते हैं। तो अगर अंदर से बल लगता है तो वो चीज़ों को बनाता है, अभी देखेंगे कैसे। और जो चीज़ों को बिगाड़ता है उन सारे फोर्सेस को बोलते हैं एक्सोजेनस फोर्सेस। कोई एक नहीं होता है, मल्टीपल होते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, इसको बोलेंगे बहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बहिर्जात, आंख दिखाता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के हमारे फोर्सेस हैं। अब ये एंडोजेनिक फोर्सेस में अगर हम बात करें तो इनको हम लैंड बिल्डिंग फोर्सेस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंड को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। और इनको लैंड वियरिंग का मतलब होता है कि वियर एंड टियर आपने सुना होगा, मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ना, लैंड वियरिंग फोर्सेस। क्लियर? अब आते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस पे। एंडोजेनिक फोर्सेस, अच्छा एंडोजेनिक फोर्सेस, अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चीज़ें बन रही हैं मतलब कि वो अंदर से ही बल लगता है तभी वो चीज़ें बनती हैं। जैसे कि हिमालय की जो हाइट है वो आज भी बढ़ रही है, क्योंकि जो प्लेट है इंडियन प्लेट, ये तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, यहाँ बीच में टेथीस सागर था, तो आपस में अभी भी ये इंडियन प्लेट उधर ऊपर की तरफ, यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, मतलब अभी भी कोलिजन हल्का हल्का हो रहा है, नहीं कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है। तो अंदर से फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि प्लेट अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट है अंदर, वो मैंने आपको बताया था कि पूरा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल ये लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं, जो टोटल 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है, मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट कैसी है, इंडियन माइनर है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गई हमारी, अंटार्कटिका हो गई, पैसिफिक हो गई, अटलांटिक हो गई, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट, ये सारी हमारी क्या है, हमारी ये लिथोस्फेरिक 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जब मूव करती हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स का ओरिजिन होता है उसको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर? तो एंडोजेनिक फोर्स का मतलब है कि जो अंदर से एनर्जी आ रही है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्या ये क्रस्ट है, ये अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल यानी लिथोस्फीयर हो गया, और नीचे मैंने बताया था ये जो प्लेट है किसके ऊपर स्लाइड कर रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं, खिसक किसके ऊपर रही हैं, किसके ऊपर चल रही हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। यही बोला था, सेमी सॉलिड या फिर सेमी प्लास्टिक या फिर सेमी मोल्टेन स्टेट में होती है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं, यही पढ़ा था ना लोगों ने, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। और क्यों डेवलप होते हैं, यही एक्चुअल मैग्मा या फिर लावा क्यों डेवलप होते हैं, 2 इसके लिए पीछे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, 2 रीजंस। एक तो रेडियो एक्टिव डिके, मैंने आपको बताया था। देखिए जब वेगनर से पूछा गया, वेगनर कौन है, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉन्टिनेंट किस तरह से ड्रिफ्ट किए थे, पहले एक साथ थे, पैंजिया, पैंथालासा देन लॉरेसिया, गोंडवाना लैंड में टूटा एंड सो ऑन करके किस तरह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक तो टाइडल फोर्स है,
टाइडल फोर्स जो कि अर्थ और जो मून और सन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो टाइडल फोर्स जनरेट होता है। और दूसरा क्या था? दूसरा था कि जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्सेज आ रहे हैं, उसकी वजह से एक तरह से उन्होंने बोला था कि ये जो जितने भी फोर्सेज हैं या फिर जो भी प्लेट मूव कर रही हैं इन दो फोर्सेज की वजह से हैं, बट ये एक्चुअल में ट्रू नहीं थे। देन इट वाज आर्थर होम्स जिन्होंने ये हमारी थ्योरी दी थी। अब ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सो दैट आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ, नहीं तो मैं आगे भी बता सकता हूँ आपको, बिकॉज ये चीज़ें हो चुकी हैं और क्योंकि यहाँ पे उसका लिंक है। तो कन्वेक्शन करंट यहाँ पे डेवलप हुई, रेडियो एक्टिव डीके प्लस अवशिष्ट ऊष्मा, रेजिडुअल हीट, ये हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। तो इसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस लगते हैं। क्लियर? अब मैं एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बोलता हूँ जैसे हिमालय हैं, ठीक है, हिमालय ये आज भी बढ़ रहे हैं, और जो अरावली है, दोनों ही माउंटेन है, दोनों ही सेम तरह का मैंने रिलीफ फीचर ले लिया। ये अरावलीज हैं, ये इनकी हाइट डिक्रीज हो रही है, ये आज भी इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये आज भी डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इन दोनों में से किस में एंडोजेनिक लग रहा है, सिर्फ एंडोजेनिक लग रहा है, और किस में सिर्फ एक्सोजेनिक लग रहा है। ये मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं ये क्या क्या करते हैं, वो मतलब किस तरह के चेंजेस लाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि दोनों में दोनों फोर्सेस लगते हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में हाइट इंक्रीज हो रही है तो आप बोल देंगे एंडोजेनिक लगता है सिर्फ, और अरावली में सिर्फ एक्सोजेनिक लगता है, एक्सोजेनस लगता है बिकॉज इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। दोनों में दोनों फोर्सेस लगते हैं। बस बात इतनी है कि एंडोजेनिक जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं यहाँ पे एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का अगर मैं थोड़ा सा आपको फील दूँ तो जैसे कि विंड, हवा चल रही है, ठीक है, पानी मूव कर रहा है, रिवर मूव कर रही है, ठीक है, या फिर ग्लेशियर मूव कर रहा है, तो ये सब एक्सोजेनिक है। जो बाहर हम देख सकते हैं अपनी आंखों से कि रिवर मूव कर रही है, उसने पत्थर को तोड़ दिया, पत्थर टूट रहा है, वो समझ रहे हैं आप, तो वो दिख रहा है, लेकिन क्या अंदर वाली प्लेट का मूवमेंट आप देख पा रहे हैं ना? तो एंडोजेनिक यहाँ पे ज़्यादा एक्सोजेनिक। ये हमेशा चीज़ों को, वही आप इसको ऐसे रिलेट कर लो कि आप दो तरह की आप दिन में एक्टिविटी करते हो। एक तो वो जो आपको आपका मेंटल लेवल बढ़ाती हैं या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो आपको मेंटली डिग्रेड करती हैं। तो अब दोनों, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन में सिर्फ यही एक्टिविटी करते हो या फिर पूरे दिन में सिर्फ यही एक्टिविटी करते हो। कौन सी कितनी ज़्यादा मात्रा में करते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप नेट में आगे बढ़े लाइफ में या नहीं पीछे गए आप। ठीक है, तो इसमें एंडो ज़्यादा लग रहा है और इसमें एक्सो ज़्यादा लग रहा है, बस सिंपल, लग दोनों में दोनों रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अरावली में एक्सो ज़्यादा लग रहा है, एंडो बहुत ही कम मात्रा में होगा। क्लियर? बाकी तो जब माउंटेन पढ़ेंगे हिमालय के बारे, अरावली के बारे में, तो अरावली के बारे में हम लोग चीज़ देखेंगे, हाईएस्ट पीक क्या और क्यों बने, कैसे बने, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन को क्यों बोलते हैं, हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चेंजेस करते हैं एंडोजेनिक, अब हम एंडोजेनिक पे आ रहे हैं। एंडोजेनिक क्या करते हैं? एंडोजेनिक करेंगे क्या? एंड प्लेट का मूवमेंट होता है तो हम क्या पढ़े थे सर? हम ये पढ़े थे कि भूकंप आ जाएगा, पढ़े थे ना, कि फॉल्ट लाइन के अलोंग जो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है वो जब रिलीज होता है तो उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे वो रिलीज होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए। प्लेट टेक्टोनिक्स इसी को बोलते थे कि प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। हमने देखे थे 3 तरह के प्लेट के मूवमेंट को, कि पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कॉन्वर्जेंट में डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है बिकॉज क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। डाइवर्जेंट में नीचे भरा हुआ मैग्मा ऊपर उछल के आता है और नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं डाइवर्जेंट वाली को। और ट्रांसफॉर्म में ये आपस में स्लाइड करती हैं, तो नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, ये पढ़े थे। तीसरा हम बोल सकते हैं कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ वो भी तो ऐसा ही हुआ है ना। तो इन जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होते हैं उनको ओरोजेनिक बोलते हैं। ओरोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं किसकी वजह से? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन वर्ड। जहां भी ओरो कभी भी तुमको दिख जाए उसका मतलब होता है माउंटेन। जब हम रेनफॉल पढ़ेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे किस तरह से मालाबार कोस्ट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरो का मतलब होता है माउंटेन। अब कैसे माउंटेन रेनफॉल करवा देते हैं वो हम तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, क्लियर, ऐसे ही होते हैं हमारे एक एपीरोजेनिक प्रोसेसेस, एपीरो, ठीक है, एपीरोजेनिक प्रोसेस। आप ऐसे उसको समझ लो कि माउंटेन के अलावा जो हमारे अर्थ क्रस्ट में चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट में चेंजेस माउंटेन बिल्डिंग के अलावा, उनको हम बोलते हैं एपीरोजेनिक।
क्लियर। और इन सबको, ये जो सब लोग हैं, इनको एक टर्म दे देते हैं, दैट इज डायस्ट्रोफिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं पटल विरूपण, हिंदी में डायस्ट्रोफिज्म। तो अगर कभी पूछ ले कि डायस्ट्रोफिज्म क्या है, तो डायस्ट्रोफिज्म है प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। प्रोसेस और प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट, एलिवेट मतलब चीज़ों का बनना, उठना, और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। दूसरा एक और, ये एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से डायस्ट्रोफिज्म होता है। एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं वोल्केनिज्म, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रॉक वाले में, कि वोल्केनो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। बिकॉज वोल्केनिज्म क्या है, वोल्केनिज्म भी तो अगर हम देखें प्लेट के मूवमेंट की वजह से ही तो हो रहा है कि भाई ये सबडक्शन जोन क्रिएट हुआ, ये मेल्ट हो जाएगा अंदर जाके, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एक्सेस एस्थिनोस्फीयर बन जाएगा, एक्सेस लावा बन जाएगा, तो जहाँ क्रैक होगा वहाँ से निकल आएगा, वोल्केनो बन जाएगा। पढ़े थे ना हम लोग। तो एक तो डायस्ट्रोफिज्म हो गया और दूसरा वोल्केनिज्म हो गया। बात खत्म। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम बढ़ें अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। हिंदी में भी तो समझाया जितेंद्र जी, क्या डाउट है तो आप पूछ लो। दिनेश अभी उस पर भी आएंगे। और पटल विरूपण बताया तो, क्या बफरिंग हुई है? हाँ, मैं लास्ट में समराइज़ कर दूंगा, आप चिंता ना करो। पहले ये बताओ, बफरिंग हो रही है क्या? चलो, ये तो एक सेकेंड। बफरिंग हो रही है तो रुको, अभी थोड़ा सा मुझे इसको चेंज कर देना तो इंटरनेट को, बिकॉज वो इंटरनेट आई थिंक 2.4G में लगा हुआ है, 5G में करना पड़ेगा उसको। एक सेकंड रुक जाओगे आप थोड़ा, लेकिन आपको थोड़ा सा फिर से बफरिंग होगा, ठीक है? रहने दें अभी, ठीक है? अगर ऑल ओके है तो फिर रहने, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है? अगर ओके है तो, अगर अभी फिर से हो तो बताना, ठीक है? नहीं होगा तो मैं वो कर दूंगा छुट्टी, यहीं से फेंक के मारेंगे चप्पल, ध्यान रखना, छुट्टी। जियोमॉर्फोलॉजी। तो डेन्यूडेशन प्रोसेस पे आते हैं अभी। तो डेन्यूडेशनल प्रोसेस क्या होते हैं ये देखो, हमने एंडोजेनिक तो देख लिया, जो एक्सोजेनिक करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जो एंडोजेनिक करते हैं। ये तो यार को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रुकना, नहीं तो फिर मेरे, एक बार कंफर्म कर देना जब ठीक हो जाए तो, बिकॉज आई थिंक अभी फिर से बफरिंग आपको लग रहा होगा। अभी तो बफरिंग होगा, बिकॉज मैंने वो चेंज किया ना अपना वो। तो अभी जब क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, अभी इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ऐसे करके, देखना बताना कि सारी चीज़ें सही हैं क्या। हाँ, फिर से थोड़ा सा बफर हुआ होगा, बट अभी बताओ सारी चीज़ें क्लियर हैं जो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। ऑल ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। चलो, तो अब एंडोजेनिक के बाद एक्सोजेनिक पे आते हैं। एक्सोजेनिक क्या करते हैं? एक्सोजेनिक क्या आते हैं? वेयर एंड टीयर करते हैं। वेयर एंड टीयर का काम होता है इनका। जिस तरह एंडोजेनिक, जितने भी हमारे एंडोजेनिक जो फोर्सेज होते हैं, जितने भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, उनको हम एक टर्म दे देते हैं, दैट इज़ डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है? कौन सी भाषा है ये जो है ना, कनपुरिया लैंग्वेज है ये। तो डायस्ट्रोफिज्म पे आता है। डायस्ट्रोफिज्म उसको बोलते हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें। जो एक्सोजेनिक परफॉर्म करते हैं उनको डेन्यूडेशन बोलते हैं। डेन्यूडेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना कभी भी डेन्यूडेशन आ जाए, डेन्यूडेशन का मतलब ही होता है वियर एंड टीयर। सिंपल। जिस तरह से डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है चीज़ों का बनना, डेन्यूडेशन का मतलब होता है चीज़ों का बिगड़ना। डेन्यूडेशन में क्या क्या आता है? डेन्यूडेशन में आता है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। जिस तरह डायस्ट्रोफिज्म में आ रहा था ओरोजेनिक, एपीरोजेनिक एंड
यही आ रहा था, ओरोजेनिक एपोरोजेनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक। उसी तरह इसमें वेदरिंग, मास मूवमेंट और ई आता है। ड्राइविंग फोर्स क्या है? वहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या था इन सब के लिए? इन सब के लिए ड्राइविंग फोर्स था अर्थ की अंदर का जो कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे थे, ये कहाँ गया वो, ये था ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही थी। यही था ना ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही थी। यहां पे कौन ड्राइविंग फोर्स है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इनके सबके लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि वेदरिंग के लिए, अभी होता क्या बताते हैं उसको, ठीक है। यू ग्रेविटेशन होता है, मास मूवमेंट के लिए ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इरोजन के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि एंडोजेनिक फोर्सेस के लिए प्लेट का मूवमेंट है मेन ड्राइविंग फोर्स, लेकिन उसके मूवमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो कन्वेक्शन करंट रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह ये ग्रेविटेशन फोर्स और ये काइनेटिक एनर्जी लग रही है ना सन की वजह से लग रही है। सन लगा रहा है, ग्रेविटी सन लगा रहा है, हाँ कैसे, देखो ग्रेविटी नहीं लगा रहा है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं इसकी वजह से होती हैं। अब पहले इसका मतलब समझो, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन, फिर मैं आपको समझाता हूँ सन कैसे रिस्पॉन्सिबल इन सब के लिए। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना चीज़ों का। हिंदी में इसको अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अपक्षय। ये होता है वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या है? जैसे कि ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, ये चट्टान किसी कारणवश टूट गई है, सिर्फ टूट किसी की वजह से हो सकती है। जैसे कि यहां पे आपको बताऊं वेदरिंग, जैसे कि वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। अक्षय नहीं है वो, अपक्षय है, ध्यान रखना, ठीक है, अपक्षय। अब वेदरिंग किसी के कारणवश हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो केमिकल वेदरिंग है, सबसे पहला टाइप हम ले लेते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल मतलब जैसे ही चट्टान है, इसमें कोई क्रैक होगा, पानी गया होगा, पानी और CO2 रिएक्ट किया होगा, इस रॉक को वीक कर दिया होगा, ये टूट गई, पहला। दूसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, ये तो रासायनिक हो गई, और ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोई पेड़ है, पेड़ जमाया, पेड़ की रूट उसको तोड़ देंगे अंदर जाके, या फिर कोई हमारे चूहे वगैरह हैं, खरगोश, चूहे या फिर छोटे छोटे जो जीव होते हैं अंदर जाके तोड़ देंगे, अपना आशियाना बनाएंगे, धीरे धीरे कट कट कर तोड़ देंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर है। फिजिकल या फिर मैकेनिकल फैक्टर होता है, एक फिजिकल और मैकेनिकल फैक्टर। फिजिकली बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, या फिर जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये चट्टान है, तो ये नीचे प्रेशर लगा रही होगी, तो प्रेशर की वजह से जो अंडरलाइंग रॉक है वो टूट जाएगी, तो टूटने को बोलते हैं वेदरिंग, ठीक। मास मूवमेंट क्या है? अब टूट के वहाँ बैठ जाता है, वो देखता है कि कोई आएगा उठा के ले जाएगा हमें डोली में, तो वो मास मूवमेंट, जो उसका मूवमेंट हो रहा है उसको मास मूवमेंट बोलते हैं, और जो लेके जाएगा डोली में वो है इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉक यहाँ पे टूट के बैठ गई, गिरेगी किसकी वजह से? जो गिरेगी दैट इज मास मूवमेंट, मेनली ग्रेविटी की वजह से वो गिर गई, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से मेनली वो गिर गई, ठीक है। और यहाँ से अब इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? यहाँ से लेके कौन जाएगा? यहाँ से हो सकता है रिवर आएगी, रिवर बोलेगी चलो हमारे साथ, हो सकता है ग्लेशियर आए, वो बोलेगा चलो हमारे साथ, हो सकता है विंड आए और कुछ ऐसा अगर लाइट इस तरह से, तो उसके साथ चल देगी। तो इसको बोलते हैं इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो तीनों में आई होप आप अंतर समझ गए हैं। वेदरिंग का मतलब है सिर्फ टूटना। ये वेदरिंग एक तरह का इन सितु प्रोसेस है। जब भी मैं बोलूँ इन सितु, इसका मतलब होता है वहीं का वहीं। जैसे कि इसको हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं नेशनल पार्क्स, और आपके घर में आपने एक्वेरियम देखा होगा, फिर कहीं तो देखा ही होगा एक्वेरियम जहाँ पे फिशेज रहती हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क तो बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक्वेरियम मैंने एक एग्जांपल। नेशनल पार्क में क्या करते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करते हैं? ये करते हैं कि एक इस तरह से बाड़ा क्रिएट करते हैं, फिर एक जोग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, सो दैट कि वहाँ पे कंजर्वेशन किया जा सके। हो सकता है यहाँ पे बाघ रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका कंजर्वेशन के लिए हमने एक डिमार्केशन कर दिया। एक्वेरियम क्या है, या फिर एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जो आपके चिड़ियाघर होते हैं, चिड़ियाघर लो, चिड़ियाघर में क्या होता है? चिड़ियाघर में क्या वो वहीं पे रह रहे थे क्या? ना, उठा के लाए गए हैं कहीं से वहाँ पे तुम्हारे देखने के लिए। तो ये जो नेशनल पार्क हुआ ये इन सितु प्रोसेस हुआ, और जो चिड़ियाघर हुआ, जो जू हुआ, ये एक एक्स सितु प्रोसेस, एक्स सितु हुआ ये हुआ इन सितु कंजर्वेशन साइट, और जू हुआ एक्स सितु कंजर्वेशन साइट, बिकॉज बाहर से लाए। उसी तरह वेदरिंग का मतलब ये है जहां पे थे वहीं पे टूट गए, इन सितु प्रोसेस है ये वेदरिंग। क्लियर? एंड बात अगर करें
किसकी? मास मूवमेंट की बात करते हैं अभी, ठीक है। और ये मैंने आपको टाइप्स बता दिए कि वेदरिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और इसका इफेक्ट भी हम आई थिंक ये जो यही चीज़ मैंने बताई ना, ये एक्सफोलिएशन बोलते हैं इसको। एक्सफोलिएशन टर्म हो सकता है आपने सुना हो, लड़कियों ने तो आई थिंक सुना ही होगा इसको, एक्सफोलिएशन को, है ना। ब्यूटी पार्लर में कुछ होता है ऐसा कुछ, मतलब शायद क्या क्रीम वगैरह लगा देते हैं, फिर है ना वो निकाल लेते हैं तो एकदम चमक आ जाती है चेहरे में, तो उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं, है ना। तो हो सकता है लड़कों ने भी करवाया, पता नहीं मैंने तो कभी ऐसा पता नहीं, ठीक है। मैं कुछ भी बोलूँगा तो कुछ भी अब मतलब निकालोगे, लेकिन हाँ ये होता है। तो उसी तरह जैसे रॉक है, ठीक है, तो रॉक में जब अंडरलाइन प्रेशर लगेगा तो जो पुरानी रॉक है वो निकल जाएगी, जब निकल जाएगी तो नई नवेली रॉक लगेगी, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ये भी वेदरिंग की वजह से, वो फिजिकल वेदरिंग की वजह से, ठीक है। अब आते हैं मास मूवमेंट पे। मास मूवमेंट भी पता है क्या होते हैं? मास मूवमेंट का मतलब बहुत बड़ा मास। अच्छा ये बताओ कौन सा न्यूटन का लॉ मास पे बेस्ड है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये मास मूवमेंट भी दो तरह के होते हैं, मास मूवमेंट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फास्ट, जल्दी जल्दी जो हो जाता है मूवमेंट, और दूसरा होता है जो स्लो स्लो होता है, धीमे 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 होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वेदरिंग ये एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस तरह से बन के आ जाए स्टेटमेंट में, खासकर सीजीएल मेंस जैसे में। इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट, ज़्यादा दिल पे मत लेना इस लाइन को, आई तो नहीं कभी लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, लिख रहा हूँ शॉर्ट में। इट ओनली एड्स द मास मूवमेंट, इट ओनली एड्स द मास मूवमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है, और हो सकता है थोड़ा बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ हो सकता है सुनाई दे अभी, क्योंकि कुछ सुनाई दिया आपको? तो आप समझ गए होंगे किस तरह का नॉइज़ है। शादियों का माहौल चल रहा है इस समय एकदम, ठीक है ना। खुद कुछ करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। तो वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि वो टूटता ना तो गिरता ना, ऐसा नहीं कि मास मूवमेंट होगा ही नहीं, मतलब वेदरिंग होगी नहीं तो मास मूवमेंट होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुम्हें बताते हैं, जैसे कि ये है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रही हैं अर्थ फ्लो है, अर्थ फ्लो है। हुआ क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जब बारिश हुई तो ये मिट्टी, क्या आपने देखा होगा इस चीज़ को, एकदम से मिट्टी धंस गई नीचे से, ठीक है। तो इसको हम अर्थ फ्लो बोल देते हैं, अर्थ फ्लो बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेदरिंग हुई है क्या? ना, तो ऐसा नहीं कि वेदरिंग होगी तभी मास ये मास मूवमेंट होगा ना। तो वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट, हाँ वो एड कर देता है, आसानी कर देता है। तो फास्ट में अगर हम बात करें तो फास्ट के टाइप होते हैं हमारे अर्थ फ्लो, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी करेंगे तो देखेंगे PYQs। अर्थ फ्लो, मड फ्लो, और आपका जो आपने लैंड स्लाइड देखा होगा, लैंड स्लाइड की तरह बर्फीली जगहों में, जैसे हिमालयाज वगैरह में चले जाओ जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे एवलांश होते हैं। एवलांश सुना है ना सभी ने? एवलांश का मतलब क्या होता है? एवलांश का मतलब होता है जो बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है, ऊपर से तो छोटा गिरता है लेकिन वो बर्फ़ लपेटता 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 इतना बड़ा हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। इतना बड़ा हो जाता है वो कि जैसे नहीं मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 2018 के टाइम पे, ये छोटा सा स्टार्ट हुआ लेकिन काफ़ी धीरे 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 सब लोग जुड़ती गई उसमें, महिलाएं, और है ना एक MJ अकबर करके थे जिनकी अभी बुक भी आई थी रिसेंटली, तो इनको रिज़ाइन तक करना पड़ गया था, मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, चीज़ें धीरे धीरे जब बढ़ती जाती हैं। तो ये फास्ट में हो गए। स्लो में अगर बात करें तो स्लो में जैसे कि क्रीप, दो याद रखने, एंड सॉलिफ्लेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल धीरे धीरे बहुत मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा कि कभी पोल था, खंबा था, और वो धीरे धीरे लीन हो गया, टेढ़ा हो गया। वो कैसे टेढ़ा हो गया? बिकॉज हल्का हल्का इतना मूवमेंट हुआ लैंड का कि आपको नोटिस नहीं हुआ, बट वो नोटिस तब हुआ जब वो पोल टिल्ट हो गया, तो वो स्लो मास मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था? इरोजन। तो इरोजन में सच कुछ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इरोजन का क्या है? इरोजन से ही अब हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब कोई चीज़ मूव कर रही होती। कमेंट में ये बताइए काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है फिर वेक्टर क्वांटिटी, अदिश है फिर सदिश है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई चीज़ मूव करती है तब जनरेट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। लीनियर मोमेंटम से अगर इसमें फॉर्मूले को डिराइव करें तो लीनियर मोमेंटम में p²/2m, इस तरह का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर इसको हम सम अप कर दें विद दी पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से क्रिएट होती है। जैसे कि डैम में पानी भरा हुआ है, खिंचा हुआ तीर कमान, दैट इज स्ट्रेच्ड बो एंड एरो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन जैसे उसको हम बो मतलब एरो को छोड़ते हैं तो उसमें पूरी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज वी नो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऑलराइट, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, काइनेटिक एनर्जी किस तरह की है? तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये एनर्जी है, ये बोथ डायरेक्शन, अच्छा वेक्टर है,
बहुत सही, बहुत सही। वेक्टर है, डायरेक्शन होती है एनर्जी में, कि काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में, काइनेटिक उस डायरेक्शन में। स्केलर होती है, ध्यान रखना। अभी फिजिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, और इस चीज़ को कैटेगराइज करके बताया था कि भले इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। उसकी कोई एनर्जी नहीं होती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चीज़ क्लियर है। अभी आते हैं लैंड फॉर्म्स पे। लैंड फॉर्म क्या? भू आकृतियाँ हैं। अब ये जो मान लो कि जैसे इरोजन है, ये इरोजन किसकी वजह से होगा? अब हाँ, अब ये समझाते हैं आपको कि सन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हाउ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल दीज डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस। डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस का मतलब है वो प्रोसेसेस जो अर्थ रिलीफ फीचर्स को डिग्रेड कर रहे हैं, उनका अपक्षय कर रहे हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो डेन्यूडेशनल एजेंट पता है क्या है? जैसे कि यहाँ पे एजेंट हमारा क्या था? एजेंट यहाँ पे हमारा था वही अर्थ का मूवमेंट ही, बस यहाँ पे एजेंट है रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर, विंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे एजेंट्स होते, ग्लेशियर हो गए, सारे एजेंट है। अब जैसे विंड है, तो विंड चलती क्यों है? अभी पढ़े नहीं है, बट फिर भी विंड इसलिए चलती है बिकॉज प्रेशर का डिफरेंस होता है। प्रेशर का डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज हीटिंग, प्रेशर का डिफरेंस का मतलब है कहीं हाई प्रेशर होगा, कहीं लो प्रेशर होगा। हम जो हवा चलती है वो हाई से लो चलती है। और हाई लो बनते क्यों हैं? मान लो ये पार्ट ऑफ लैंड है, यहाँ अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, हीट पड़ेगी, तो ये लो प्रेशर बन जाएगा। हम पढ़ेंगे कि क्यों जहाँ गर्मी होती है तो वहाँ लो प्रेशर क्यों बनता है, और जहाँ रिलेटिव ठंडा होता है वहाँ हाई प्रेशर क्यों बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलना स्टार्ट होगी, और विंड की वजह से क्या होगा? मूवमेंट होगा, तो बात खत्म, इरोजन होगा। फिर सिंपल, ये विंड चलती है। हमें पता है मॉनसून क्या है? मॉनसून क्या है? बारिश लाता है मॉनसून। मॉनसून है क्या? मॉनसून है विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स पढ़ेंगे। विंड क्यों चल रही है? अगेंस्ट सन की वजह से। तो मेन जो फोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल दीज डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस और एक्सोजेनस फोर्सेस इज सन, सूर्य है, सूरज है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स क्या है? अब ये जो चीज़ें मूव करी हैं सर, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठा थी यहाँ से, तो यहाँ से पानी आया और बोलता कि चलो हमारे साथ, उसको बहा के ले गया। यहाँ तो कुछ जो था वो गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ कुछ था तो गड्ढा हो जाएगा ना यहाँ पे तो, और यहाँ पे जहाँ पे ले गया है फर्दर यहाँ पे वो चीज़ डिपॉजिट कर देगा, तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा, यहाँ कुछ बिगड़ जाएगा। जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल फीचर, और जो बिगड़ जाता है उसको बोलते हैं इरोजनल फीचर। ध्यान रखना, लैंड फॉर्म का मतलब होता है भू आकृतियां, यानी कि हमारे जमीन में किस किस तरह की अब आकृतियां बनेंगी, किस किस तरह के फीचर्स क्रिएट होंगे, उनको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। वो पानी भी क्रिएट करेगा, नहीं रिवर भी क्रिएट करेगी, ग्लेशियर हिमनद भी कर सकता है, ग्राउंड का वाटर कर सकता है, जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो हमारे विंड पवन होती हैं, वो डिफरेंट तरह तरह के लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करती हैं। इन सारे लैंड फॉर्म्स को आई अगेन रिपीट दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इरोजनल, जिसको हम बोल सकते हैं कटाव एक तरह से हिंदी में, और दूसरे हैं हमारे डिपोजिशनल, जिनको हम बोल सकते हैं जमाव। तो अगर यहाँ पे कोई चट्टान है, ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से मान लो पानी रिवर आ रही है, ठीक है, इसको तोड़ेगी, सबसे पहले तोड़ेगी, कुछ लेगी साथ में, तभी तो जमा करेगी। तो यानी दोनों प्रोसेसेस साथ में ही होते हैं। जब कोई चीज़ को इरोजन करोगे तो इरोजन से जो चीज़ निकालोगे तो उसी को तो डिपॉजिट करोगे। तो इरोजन और डिपोजिशन दो तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। अब रिवर के थ्रू देखेंगे कि किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब रिवर जैसा अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितनी स्पीड से आ रही है, तो इन पत्थरों को तोड़ते फोड़ते हुए जाएगी, तो कुछ फीचर्स क्रिएट करेगी, और उसको कहीं जाके जमा करेगी आगे, तो वो एक डिपोजिशनल फीचर क्रिएट होंगे। अब सिर्फ रिवर में ही इसकी हमें 3 स्टेजेस पढ़नी होती हैं। एक होती है इसकी यूथफुल स्टेज, दूसरी होती है ये मैच्योर स्टेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा आगे तक ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा यहाँ तक करते हैं, ठीक है, मैच्योर स्टेज, और ये हो जाती है हमारी ओल्ड स्टेज। 3 स्टेजेस इसी कैटेगराइज कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि रिवर की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी और सबसे कम कहाँ पे होगी? सोचिए खुद। यहाँ पे आपको रिवर की स्पीड काफ़ी लग रही होगी, ये कौन सा रीजन होगा?
ये देख थोड़ा सा पहाड़ टाइप नहीं फील हो रहा है? तो ये पहाड़ों वाला है, नहीं जहाँ रिवर निकलती है। फिर कभी आप हिमाचल उत्तराखंड का भी जगह गए हो तो कितना भयंकर स्पीड रहता है पानी का जो निकलता है ना। तो यहाँ पे जो फीचर्स बनते हैं यूथफुल स्टेज में क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, तो यूथफुल स्टेज में हमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कटाव वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूथ स्टेज में तो स्पीड ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, जिसकी वजह से चीज़ों को तोड़ेगी। तो इसमें हमें किस तरह के, क्योंकि ग्रेडियंट ज़्यादा ना, स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ से जब वो निकलेगी तो क्योंकि ग्रेडियंट ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी तो कटाव ज़्यादा होगा, इरोजन ज़्यादा होगा यूथफुल स्टेज में। ठीक, तो यूथफुल स्टेज में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम अगर कभी हिमाचल वगैरह उत्तराखंड कभी गए हो तो तुम्हें वाटरफॉल बड़े देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल हो गया, जलप्रपात जिसको बोलते हैं, वी शेप्ड वैली देखने को मिलेगी। अब वैली जो है ना, वो आगे भी हम देखेंगे, वैली में और भी कई जगह देखने को मिलेगी। वैली का मतलब होती है घाटी। घाटी तीन तरह की हो सकती है, या तो वी शेप की है ना, वी शेप की, या फिर ऐसे शेप की हो सकती है, इसको बोलते हैं गॉर्जियस। और अगर इस तरह की शेप की है, वी शेप का उल्टा, वी में क्या, ऊपर ब्रॉड है नीचे नैरो है, यहां पे ऊपर नैरो है नीचे ब्रॉड है, दैट इज कॉल्ड एज कैनियंस, या फिर कैनियन बोलते हैं इसको मैं हटा देता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। ये है रही आपकी, होगा ना, हाँ ये है वैली। ये क्या है? ये गॉर्ज है। ठीक है, गॉर्ज है मतलब स्टीप साइड वॉल्स हैं, गॉर्जियस हैं ये। गॉर्जियस में क्या होते हैं? स्टीप साइड वॉल। अभी मैं घूमने गया था, इसी पे ये फेरी है ना, इसी में बैठा हुआ था, तो मैंने यहीं से पिक लिया था। ठीक है, फिर उतर के तो तुम्हारे लिए लिया था, सो दैट तुम्हें दिखा सकूँ गॉर्जियस क्या, लेकिन तुम लोगों को कभी अप्रिशिएट वगैरह तो करना है नहीं, है ना। खैर कोई नहीं, गॉर्जियस है ये। अब अगर ये इस तरह से बने, इस तरह से, इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला हो, नीचे नैरो है, दैट इज कॉल्ड एज कैनियन। और थोड़ा इसमें स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं, स्टेप ऐसे करके देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैनियन। वी शेप का मतलब है इस तरह से होगा। ठीक है, उसको वी शेप्ड वैली बोलते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं इसके मैच्योर स्टेज में, किस किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें। और एक चीज़ और ध्यान रखना, और भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इनको बोलते हैं रिवर टेरेसेस। आप देख सकते हैं टेरेसेस का मतलब होता है इस तरह से सीढ़ियाँ बन जाती हैं दोनों साइड में, है ना, सीढ़ी में चढ़ के छत पर जा सकते हो, तो रिवर टेरेसेस इनको बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अभी आते हैं मैच्योर स्टेज में। मैच्योर वाला ये वाला स्टेज है, बीच वाला, यानी कि अब थोड़ा सा ये प्लेन में आ चुकी है, यानी एक तरह से अब औकात में आ चुकी है, तो अब धीरे धीरे चलेंगी। एक चीज़ नोटिस करो, जब धीरे धीरे आदमी चलता है तो मटक मटक के चलता है, तुमने देखा होगा ये है ना। तो धीरे धीरे जब आदमी चलता है तो मटक मटक के चलता है ऐसे। तो ये हमारी रिवर भी है, तो रिवर भी मटक मटक के चलेगी, और जो रिवर मटक मटक के चलती है ना, तो उसको मियांडर बोलते हैं। अब तुम देखना इस पूरे इसको प्रोसेस को। ठीक है, किस तरह से रिवर मटक रही है, ये इस तरह से, इस तरह से मटक रही है। ठीक है, इसको देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखना दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, जुड़ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जुड़ गए। नदी जो ऐसे फ्लो हो रही थी, नीचे नदी सीधे फ्लो होगी। अब ये जो बन गया ना, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब तुमने जो इतनी आसानी से समझ लिया ना, वो इसीलिए समझ लिया क्योंकि तुमने देख लिया, नहीं तो अगर मैं अभी बताता ऑक्सबो लेक के बारे में तो तुमको समझने में हो जाती दिक्कत। जैसे मैं फिर से समझाता हूँ, मैच्योर में बोल सकता हूँ मियांडर्स, और इसको ऑक्सबो लेक भी रख सकते हो, नहीं तो ऑक्सबो लेक को वैसे ओल्ड में रखते हैं, तो उतना ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। या तो ऑक्सबो लेक इसमें पूछ लेगा, या तो ओल्ड में भी पूछ सकता है, ओल्ड में भी रख सकता है। ठीक है, बट ध्यान रखना है यहाँ पे कि मियांडर होता है क्या। तो मियांडर होता है मतलब रिवर जो स्नेक टाइप में चलती है। ठीक है, इस तरह से। जब मान लो बहुत ज़्यादा कर्व करेगी, तो ये जब आपस में मिल जाएंगे ना, ऐसे करके, ये जो मिल गए ना, तो अब जो रिवर है वो ऐसे ना जाके सीधे ऐसे जाएगी ना, शॉर्ट रूट में फॉलो करेगी। जैसे तुमने कभी देखा हो कि पानी अगर ऐसे ऐसे हो रहा है, पानी फैल गया, तुमने ऐसे कभी ऐसे मिला देते तो पानी सीधे चलने लगता है, नहीं शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है वो। तो ये जो निकल आया ना, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, बिकॉज ऑक्स के उसमें शेप में होता है, ऑक्स के जो बो होता है उसके शेप में होता है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया, आप क्लियरली उस चीज़ को फिर से देख सकते हैं किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस तरह से अभी रिवर ऐसे जा रही है आराम से। जब ये आपस में दोनों मिल जाएंगे तो रिवर ऐसे ना जाके सीधे जाने लगेगी, देखना ध्यान से। और ये जो है ये पार्ट कट हो जाएगा, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जाने लगी अभी रिवर सीधे, ये कट गया बेचारा, अकेले हो गया, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किए थे बैठ के, उसमें हेलीकॉप्टर में जाके इतने विजुअल्स क्रिएट किए हैं, लेकिन तुम लोगों को तो अभी अप्रिशिएट करना नहीं है।
खैर कोई नहीं। तो अब यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, बार बार सर सामने आ रहा, बता नहीं रहे हो क्या ये बना हुआ है। तो इसको ही मियांडर बोलते हैं, इसको एंट्रेंच्ड मियांडर बोलते हैं। जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती, अपर कोर्स में होती, ऊपर होती है, तो वो क्या करती है, इसे पहाड़ों को काटती हुई आती है, इसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर। एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मियांडर कोई लैंडफॉर्म होता ही नहीं है, लेकिन ठीक है, अब उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे मैं नहीं इतना उस पर जा रहा हूँ। बट ध्यान रखना, मियांडर दो तरह के होते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया पानी से मटक मटक के चल रहा मियांडर होता है उसको। एक होता है एंट्रेंच्ड मियांडर, जहाँ पे मैंने देखा किस तरह से चट्टान को काट काट के रिवर वो बना देती है, उसको एंट्रेंच्ड मियांडर बोलते हैं। वो यूथफुल स्टेज में देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर जब होगी ना तभी तो काटेगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पे मियांडर, यहाँ पे ऑक्सबो लेक लिखना है तो लिख लो, नहीं तो यहाँ पे इसमें लिख लो ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आप समझ गए होते क्या है, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे फ्लड प्लेन्स भी, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एलुवियल, ठीक है, एलुवियल फैंस, एलुवियल फैंस, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स कहीं कहीं पे मच ओल्ड में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एलुवियल फैंस क्या होते हैं। होता क्या है ना, जब रिवर ऊपर से आती है एकदम से, तो बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, एकदम से अगर पटक दिया उसने यहीं पे, तो ये थोड़ा फैन शेप का, नहीं जिसको गर्मियों में हम यूज़ करते हैं, बिजना बोलते हैं जिसको हिंदी में, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कानपुर में बिजना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फ़ैन इस तरह से बनता है, तो उसको हम एलुवियल फ़ैन बोल देते हैं, ठीक है। तो एलुवियल फ़ैन और फ्लड प्लेन भी ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। ऑक्सबो लेक यहाँ पे, और एक यहाँ पे लिख लो डेल्टा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूथफुल स्टेज में मेनली इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, और ओल्ड वाले में हमें डिपोजिशनल ही लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। डेल्टा क्या होता है, तो जब रिवर आती है तो यहाँ से बहुत सारा जो सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के ला रही थी, जो तुमने इसमें पटक दिया, फूल ये वो गंदगी सब जो डाल दी, वो सब एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगी, जो रिवर का माउथ होता है। जैसे रिवर आई यहाँ पे, जैसे गंगा या ब्रह्मपुत्रा जो सब लेके आई, तो यहाँ पे बना देती हैं सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बिकॉज गंगा इतनी बड़ी रिवर, ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी रिवर है, जितना भी सेटिमेंट लाती हैं यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो वो एक तरह से डिपोजिशन की वजह से ही बनता है, जमाव की वजह से बनता है, ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी चीज़ें खत्म। अब हम आते हैं ग्लेशियर में। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा इसमें। बिनवा बोलते हैं, हाँ बिनवा भी बोलते हैं, बिल्कुल बिजना भी बोलते हैं, बिनवा भी बोलते हैं। मैंने नहीं डाला, ठीक है, निकेत जी ने नहीं डाला है। पेनी प्लेन ही पढ़ाएंगे, यूनिक फैक्ट्स। अभी पेनी, जब पेडी प्लेन आएगा ना तब पढ़ाएंगे पेडी प्लेन और पेनी प्लेन में क्या डिफरेंस है। वो भी पानी की वजह से बनता है, जब पेडी प्लेन आएगा तो उसमें बताएंगे। यूपीएससी के लिए इनफ नहीं है भाई, मतलब अगर आप सीडीएस वगैरह के लिए दे रहे हैं तो एक हद तक है, हो भी सकता है, बट उसके लिए तो सिविल सर्विसेज के लिए तो नहीं बोल सकते हैं। ईश्वरी वो नहीं, ईश्वरी अलग होता है, ईश्वरी अलग होता है। वो जब मैं रिवर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वहाँ पे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो ईश्वरी बनाती हैं, ज्वार बदो उन्मख। चलो, तो अभी आते हैं इस पे ग्लेशियर पे, ठीक है। तो ग्लेशियर क्या करते हैं, ग्लेशियर ऐसे ऐसे बनते हैं बनते बनते, और ग्लेशियर इस तरह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। अभी तुमको ये कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा दर्द देना पड़ेगा तब तुम समझोगे। और तुम्हें दर्द देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे ग्लेशियर बनते हैं, ठीक है। जब ग्लेशियर बनते हैं तो ग्लेशियर मूव करना स्टार्ट करते हैं। जो जब मूव करेंगे तो ग्लेशियर को हल्के मत लेना, हिमनद को बहुत मास होता है। और तुमसे पूछा था मैंने पीछे कि कौन सा न्यूटन का लॉ मास पे बेस्ड है, तो दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जब ये मूव करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इरोजन क्रिएट करते हैं, नीचे भी और साइड में भी, नीचे भी और साइड में भी क्या करते हैं, इरोजन, क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। जब चलेंगे तो नीचे खरोदते हुए चीज़ों को चलेंगे, नीचे और साइड में भी। और जब ये करेंगे तो उसकी वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएंगे। ये होते हैं सर्क्स, SCIRQUES, सर्क, सर्क। जैसे कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा तुम्हें दर्द मिला होगा कि सर्क समझ में आएगा नहीं, तो अब यहाँ देखो, ये जब यहाँ से चला होगा ना, ये जब यहाँ से ग्लेशियर चल रहे हैं तो गड्ढे टाइप यहाँ क्रिएट हो गए होंगे, गड्ढे टाइप क्रिएट हो गए होंगे, गड्ढे टाइप, सर्क बोल दिया इनको। जब गड्ढे टाइप क्रिएट हुए होंगे तो इस तरह से खड़ी चट्टानें डेवलप हो गई होंगी। खड़ी चट्टानों में ये जो एकदम पीक दिख रही है, इसको हॉर्न बोल देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो अड्डी टाइप हो गई, इसको हमारे कानपुर में जैसे अड्डी बोलते हैं, तुम्हारे भी अड्डी बोलते हो कि तुम कोई अमेरिका से नहीं आए हो हैं।
ज़्यादा तुम लोग अंग्रेज नहीं हो कोई, तो यहाँ पे ये हो गई एरीट्स, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिजेस या फिर एरीट, ये एरीट जो हो गई ये ठीक है, ये एरीट्स हैं। और यहाँ पे जो गड्ढा क्रिएट हुआ था, इसमें अगर पानी भर जाए ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से, पिघलने की वजह से, तो टार्न लेक्स बोलते हैं उनको, टार्न या फिर टार्न लेक्स, ठीक, क्लियर। अब तुम बताओ मुझे, ये तो ठीक है, इस तरह का जो बन गया ये ऐसे ऐसे करके, इसको सर्क बोल देते हैं, इसको सर्क बोल देते हैं। अब ये जब यहाँ से चल के आए सब लोग, यहाँ पे कोई ग्लेशियर आया होगा, यहाँ से कोई ग्लेशियर आया होगा, यहाँ से कोई ग्लेशियर आया होगा, यहाँ से ग्लेशियर आए होंगे, सब लोग बोलते हैं भैया हमको भी मिला लो, कहाँ जा रहे हो, हमको भी मिला लो, हमको भी, हम भी साथ में चलेंगे। तो यहाँ से तो मेन वैली है ये मेन वैली है, यहाँ से छोटी छोटी वैलीज क्रिएट हो गई। अब क्योंकि ये एक हाइट में, रीज़न क्या हाइट में, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इन ग्लेशियर्स का मास नहीं होगा जितना यहाँ से जो ग्लेशियर बह रहा है, मलबा बह रहा है, उसका मास होगा। तो थोड़ा ज़्यादा नीचे खोदते हुए चलेगा, ज़्यादा इरोजन करेगा, तो एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि वैली लटक रही हैं। बस नाम पड़ गया, हैंगिंग वैली लिखा भी है यहाँ पे, देखो हैंगिंग वैली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया इरोजनल फीचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से सर्क बना था, टान लेक बन गया, ये रिजेस जो है वो एरीट्स हो गई, ये हॉर्न बन गया टॉप पे, सिंपल, ठीक है। ये यू शेप्ड ट्रंक्ड वैली है, वो यू शेप्ड है, और ये हैंगिंग वैली लटकती हुई वैली है, हाइट में है, ठीक है। तो हैंगिंग वैली, वी शेप्ड वैली, कुछ भी बोलो आप, और ये यू शेप्ड वैली है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से यू शेप बन रहा है, मेन वैली यू शेप की है, ठीक है। चलो, तो अभी मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि इरोजन में क्या आ जाएंगे हमारे। तो अब समराइज़ करें जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सबसे पहले सर्क बनाया था, ठीक है, उसकी वजह से हॉर्न बन रहा था, एरीट बन रहा था, ठीक है, टान लेक क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, और कुछ तो नहीं बन रहा था, ठीक है। हैंगिंग वैली बन रही है, हैंगिंग वैली बन रही है, यू शेप्ड वैली बन रही है, तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म हो जाएंगे। डिपोजिशनल में क्या है, डिपोजिशनल तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो डिपोजिशन में पता है क्या होता है, तो जब ये इरोजन करके लाएंगे ना, तो बीच बीच में ऐसे डिपोजिशन होते रहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं एस्कर। ऐसे समझ लो, रिस्कर बन जाते हैं एस्कर्स। ओवल शेप के बन जाते हैं ड्रमलिन ड्रम जो होता है हमारा ओवल शेप का ही तो होता है, तो ड्रमलिन बन गया। मोरेन्स बन जाते हैं किनारे, जब ये जो हमारी वी शेप्ड वैली होती है ना, ये वी शेप्ड वैली जब आती है, तो यहाँ पे किनारे यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है, उनको मोरेन बोल देते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये तो इरोजन हो गया। एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन्स एंड आउट वॉश प्लेन्स, बस 4 याद रखने हैं, वो याद भी आराम से हो जाएंगे। कैसे, ऐसे याद कर लो। मुरैना के कुछ लोग हैं, मुरैना एक जगह पड़ती है, आप लोगों को पता होगा, ये चंबल के पास में रीजन है, ठीक है, भिंड मुरैना यहाँ पे, तो एमपी में। तो मुरैना, जब मुरैना है, तो मुरैना के जो लोग हैं वो इश्क में, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी वही चल रहा है ना आजकल, तो इश्क में ड्रम बजा रहे हैं, प्लेन में खड़े होकर, प्लेन में गए वहाँ पे इश्क में ड्रम बजा रहे हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप इसको आसानी से, ठीक है। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया, खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं हम ये क्या है, ग्राउंड वाटर। देखो किस तरह से पानी बरस रहा है, पानी नीचे जा रहा है, और पानी किस तरह से जब नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ हरकत तो ज़रूर करेगा। आपको नहीं लगता ये हरकत होगी? पानी नीचे गया, पानी जब नीचे अंदर रिसेगा, तो पानी जब अंदर जाएगा तो अंदर कुछ चेंजेस करेगा, ठीक है। तो उनको जो लैंडफॉर्म क्रिएट होंगे, तो उनको हम बोलते हैं ग्राउंड और वाटर लैंडफॉर्म्स। सबसे पहला है, जब पानी बरसेगा तो सॉइल डिज़ोल्व हो जाएगी। सॉइल डिज़ोल्व क्यों होगी सर, सॉइल क्या इतनी पोली? बिल्कुल हाँ। तो ग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं ना, ये हमें मेनली जो मेडिटेरेनियन सी के जो रीजन होता है, भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको कि हम कार्स्ट रीजन बोलते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है ये हमें ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ की जो रॉक्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। वहाँ की रॉक सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक, कौन सी, लाइमस्टोन, याद है? 3 तरह की सेडिमेंट्री रॉक थी कि नहीं थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था केमिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो तीनों में हमने लाइमस्टोन पढ़ा था। और जरा ये बताओ कि क्या हमें सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स, जीवाश्म देखने को मिलेंगे कि नहीं, हाँ या ना? तो लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट, इस तरह की जो रॉक होती है ना, वो सॉफ्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है पानी में। अब जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो ऑब्वियस ये बात है कि वो वहाँ से उखड़ जाएगी, वो रॉक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स की वजह से जो टोपोग्राफी बनती है, टोपोग्राफी का मतलब एक तरह का दृश्य बनता है, दृश्य, जैसे ये दृश्य पूरा दिख रहा है, ये टोपोग्राफी है एक, तो इसको बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी क्यों बोलते हैं ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म को, आप समझ गए, बिकॉज एक रीजन का नाम है जहाँ पे लाइमस्टोन या डोलोमाइट तरह की रॉक देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाती हैं। तो जब बारिश होगी, और हाँ सेडिमेंट्री में देखने को मिलते हैं, इट इज़ दी ओनली टाइप ऑफ रॉक
तीन टाइप की रॉक पड़ी थी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। कमेंट में बताइए कि कौन सी टाइप ऑफ रॉक बनती है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से। ठीक है, तो उसमें तीनों में से सिर्फ सेडिमेंट्री में ही बनती है। सेडिमेंट्री से एसोसिएटेड टर्म है लिथीफैक्शन, मेटामॉर्फिक से एसोसिएटेड टर्म है लीनिएशन, फोलिएशन एंड बैंडिंग, ये हम देख चुके हैं। और तीनों में सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनती है इग्नियस यानी प्राथमिक आग्नेय चट्टान, जो कि सबसे प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक है। वो दो तरह की होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में हमने पढ़ा था सिल्स, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, ये सब क्या है, ये आपके इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ रॉक, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। खैर, तो ग्राउंड वाटर में क्या हुआ कि ये घुल गया, ये घुल गया, ये क्या हो गया, क्रिएट डोलाइन या फिर सिंक होल बोल देते हैं। वैसे तो सिमिलर हैं दोनों, सेम तो नहीं बोलेंगे बट सिमिलर है, लेकिन आपको ज़्यादा डिफरेंस पता होने की ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आप ऐसे समझ लो कि ये जो है सिंक होल बन गया, और डोलाइन भी इसी को बोल देते हैं। अब ये होता ये है कि ये सिंक होल जो बने हैं ना, ये सिंक होल आपस में अगर मिलने लगे, जैसे यहाँ पे गड्ढा हो गया, गड्ढा क्यों हो गया सर, क्योंकि जब पानी नीचे रिसा होगा तो नीचे की मिट्टी धंस गई होगी, जब धंस गई होगी, ये जो भी सिंक होल बना है, सिंक होल जो बना है, अब ये जब नीचे की मिट्टी यहाँ पे अगर खोखला है तो ये अगर ऐसे मिल जाएगा तो ये डोलाइन बोल देते हैं। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सिंक होल और डोलाइन। ठीक है, ये सिंक होल है डोलाइन अगर आपस में मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाए, कैसे मिल सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे क्रिएट हो जाए या फिर यहाँ पे भी क्रिएट हो जाए, तो ये बड़ा सा क्या बन जाएगा, ये जो बड़ा सा बन जाएगा ना गड्ढा, इसको बोलेंगे ऊ वाला। वैसे समझ लो कोई यहाँ पे खड़ा था और जैसे उसने देखा ओहो ये क्या हो गया, तो उसने बोला ऊ वाला, ये क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। ठीक है, तो ऐसा याद कर सकते हैं कि सिंक होल, डोलाइन एंड ऊवलास, ये क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। क्लियर इतनी चीज़, ये देख सकते हैं, ये ऊवला बन गया, ऊवला बन गई है। ठीक है, ऊवला सिंक होल से, सिंक होल और डोलाइन से ऊवलास बन गया। अब जब ये पानी नीचे रिसा, इसने यहाँ पे सिंक होल ये सब बना दिया, यानी कि यहाँ पे गड्ढा क्रिएट कर दिया, तो वो कुछ लेके गया होगा ना नीचे, जो यहाँ पे से उखाड़ा है, तो उसको अब यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत स्लो मूवमेंट होता है उसका, धीरे 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 ड्रिप करेगा धीरे धीरे पानी। अब क्योंकि उसमें सेडिमेंट भी है, सिर्फ पानी तो है नहीं, यहाँ से जो तोड़ा है उसको भी डिपॉजिट कर रहा है, तो उनको यहाँ से क्या करेगा, ड्रिप करेगा। ड्रिप अगर हो गया तो नीचे ड्रिप होके ऐसे बन जाएगा जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट। ड्रिप नहीं हुआ, वहीं पे स्टैच्यू किसी ने बोल दिया स्टैच्यू, तो वहाँ पर रुक जाएगा। क्यों स्टैच्यू, मतलब कि वो भाई अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो नीचे ड्रिप कर सके, तो वहीं चिपक गया, लटक गया, खड़ा हो गया। क्या, ये जो हमारा ड्रिप हुआ है, तो इनसे जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये जो लटक रहा है इसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, और ये जो आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट। अब याद कैसे रखेंगे, याद इसको ऐसे रखना है कि ये जो हैंग हो रहा है, ठीक है, इसको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, क्योंकि वो हैंग हो रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। अब क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हैंग हो रहा है तो ऑब्वियस ये बात है उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा कि नहीं, क्यों पकड़ के रखना पड़ेगा टाइटली, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो स्टेलेक्टाइट। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बन जाए, जो कि बनने के बिल्कुल चांसेस हैं, सीडीएस वगैरह में तो अक्सर ही बनते हैं, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ये भाई टाइटली किसको पकड़ना पड़ेगा, जो ऊपर से लटक रहा है। अब अगर ये दोनों मिल जाए, सोचो दोनों आपस में मिल जाए, जैसे यहाँ मिल गया तो बन जाएगा खंबा। खंबा को बोलते हैं पिलर। स्टेलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और पिलर तीन ही डिपोजिशन लैंडफॉर्म होते हैं। तो इरोजनल में क्या क्या हो जाएंगे, इरोजनल में हमने पढ़ा सिंक होल हो गया, मुझे पता है बहुत सारे टर्म्स है बिल्कुल है, तो लोड मत लेना, अभी मैं बताता हूँ, बस जितना जा रहा है अंदर जाने दो, अभी लोड मत लेना तुम। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। सिंक होल, डोलाइन आपस में मिल गए तो ऊ वाला, ठीक है, ऊवलास बन गए। ठीक है, वैसे तो और भी होते हैं, जैसे कि आपके लाइम लेपीज होते हैं। ठीक है, लेपीज अब जब आपस में मिल जाते हैं काफ़ी सारे तो लाइमस्टोन पेवमेंट बन जाता है। ठीक है, इसको भी बता देंगे क्या है ये। वैसे तो लाइमस्टोन अगर आ जाएगा पेपर में तो तुम आसानी से आंसर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि लाइमस्टोन जो है वहीं पे जहाँ पे लाइमस्टोन वाली रॉक होती है वहीं पे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ये है लाइमस्टोन का पेवमेंट। मतलब ये है कि जैसे कि जब यहाँ पे पानी जब वो रिसा होगा तो यहाँ की जो चट्टान है वो घुल गई ना, ऐसे करके जो घुल गई, तो यहाँ से ऐसे करके पेवमेंट क्रिएट हो जाते हैं। इनको हम लाइमस्टोन पेवमेंट इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड डिपोजिशन में तो हमने देखा क्या, जो ऊपर से टाइटली पकड़ रखा है स्टैलेक्टाइट, जो नीचे से उठ रहा है स्टैलेग्माइट, और जो दोनों आपस में मिल गए तो बना देंगे खंबा यानी कि पिलर। ठीक है, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं तुम्हें बीच में लेके चलते हैं। चलो भाई सभी लोग बीच में आ जाओ, है ना, जिसको साथ में लाना ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि केव का भी इंतज़ाम कर रखा है हमने यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता ये है कि जो हमारी ये समुद्र है, समुद्र किनारे इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो समुद्र में वेव्स आती हैं, वेव किसी की वजह से भी आ सकती हैं। वेव्स हो सकता है वो साइक्लोन की वजह से वेव आए, साइक्लोन कभी कभी आते हैं। सुनामी तो बहुत ही कम आती है, मतलब साइक्लोन से भी कम आती हैं। टाइड दिन में 2 बार आती हैं, या फिर मान लो हवा चल रही तो हवा की वजह से वेव आ गई। तो वेव किसी की वजह से भी चल सकती है, ठीक है। अब जब वेव चलेगी तो जो किनारे में इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे खड़ी चट्टानें डेवलप हो जाएंगी, इनको क्लिफ बोल देते हैं, ठीक, क्लिफ, क्लिफ बोल देते हैं। यहाँ पे ऐसे केव क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज सी वेव ऐसे बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, तोड़ेंगी, और यहाँ पे केव बन जाएगी, केव, गुफा, ठीक है। और गुफा में फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। मतलब कि जैसे किताबें वगैरह लेके जाओ, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर मान लो कि चट्टान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेव्स चली, तो ऐसी खड़ी चट्टान बन जाएगी, इसको बोलते हैं स्टैक। अब स्टैक ये बन गया, जो स्टैक पूरा भरा हुआ है, ऐसे मैं दिखाता हूँ, रुकना। ये स्टैक है पूरा, ठीक है, लाल का काला कर दिया इन्होंने। चलो, तो ये स्टैक हो गया, ठीक है, ये स्टैक। अब खुद ही सोचो कि जब यहाँ पे चलेगी, क्या यहाँ पे चलेगी आपकी वो, क्या वो, मतलब वेव, सी वेव, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाएगा, गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, इसमें गड्ढा क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा, ये आर्क की तरह बन जाएगा, आर्च। यहाँ पे देख पा रहे हो, आर्च बन गया एक, ठीक है, इस तरह से आर्च बन गया ये आर्च बन गया, ऐसे करके आर्च बन गया। तो ये स्टैक से ही आर्च बन जाता है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे अगर इरोजन और डिपोजिशन की अगर बात करूँ, पहले ये तो किसी को डाउट तो नहीं है आता तक, ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब सारी चीज़ें पढ़ाता चला जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ डाउट हो कहीं पे बता दो जल्दी से, तब तक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इरोजनल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ क्या, चलो कोई नहीं। तो इरोजनल पे आ जाते हैं सबसे पहले, और बस ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद विंड लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इरोजनल पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्लिफ देखा हमने, क्लिफ, ठीक है, क्लिफ देखा। फिर हमने केव देखी, गुफा देखी। स्टैक देखा हमने, स्टैक, ठीक है। फिर हमने आर्क देखा, सी आर्क, जिसको आर्क भी बोल देते हैं, तो ये हो जाएंगे। डिपोजिशन में अगर बात करें, ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे क्रिएट हो जाएंगे बीच। जो बीच होता है ना, जैसे गोवा वाला बीच है ना, तो वो बीच डिपोजिशन, जो सैंड डिपॉजिट होती है, इसकी वजह से क्रिएट होता है। सैंड ड्यून्स उनको बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बार्स, बैरियर्स, स्पिट्स देखने को मिलते हैं, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट। ये क्या होते हैं, बार, बैरियर, स्पिट, SPIT, ठीक है, स्पिट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो ये बन रहा है, इसको बोलते हैं स्पिट, ठीक है। और स्पिट ऐसे ही यहाँ पे आपको एक, मतलब अगर जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको बैरियर देखने को मिलता है, बैरियर बोलते हैं उसको। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बार, बैरियर, स्पिट, बार, बैरियर, स्पिट, ठीक है। ऐसे अगर ये एकदम ऐसे स्ट्रेट बन जाता है तो उसको बार बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, बार्स। तो बार, बैरियर, स्पिट ऐसे याद कर लो। जब बीच में जाते हो तो बार ढूंढते हो, कहीं बार मिल जाए, है कि नहीं। बीच में पढ़ाई लिखाई करने तो गए नहीं, वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए हो, तो बार तुम देखोगे, बार कहाँ पे है। और वहाँ पे स्पिट करना मना होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है, वहाँ जाने के लिए काफ़ी बैरियर लगे होते हैं बीच में, या फिर ऐसे समझ लो कि तुम्हारे घर वाले तुमको वहाँ जाने नहीं देते हैं, वो एक तरह से बैरियर बने हुए तुम्हारे बीच ना जाने के लिए, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, राइट। चलिए आखिरी में आते हैं, दैट इज़ विंड की वजह से कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। तो विंड के से जो हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं ना, तो वो हमें देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट्स में खूब जोर जोर की विंड चलती है, और वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं लैंडफॉर्म्स। जैसे कि ये एक लैंडफॉर्म है, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक, मशरूम के शेप में। वैसे तो मुझे कुछ और ही शेप में लग रही है, खैर कोई नहीं। तो मशरूम रॉक है ये, ठीक है। तो मशरूम जिस तरह से शेप में होता है, इस तरह से, मतलब कुछ और से मेरा मतलब जैसे पेड़ के शेप में, पेड़ टाइप में, है ना। तो ये मशरूम रॉक होती है। ऐसे ही पेडेस्ट्रियल रॉक भी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेडेस्ट्रियल रॉक इसको बोलते हैं। कैसी कैसी रॉक है ये पेडेस्ट्रियल रॉक, ये क्यों क्रिएट हुई, बिकॉज यहाँ पे हवा नीचे के साइड ज़्यादा चली होगी, ठीक है, चट्टान में, तो यहाँ पे इरोजन हो गया और ऊपर का ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मशरूम रॉक, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियल रॉक। तो ये कहाँ पे हमें लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, डेजर्ट्स में। सर आप बहुत सेल्फिश हो, बस इंग्लिश में ही पढ़ाते हो क्या। इसमें सेल्फिशनेस वाली बात कहाँ से है। अब मैं कोशिश तो यार करता हूँ कि हिंदी में बताऊँ, लेकिन भैया सॉरी फॉर दैट।
तो भैया मैं कोशिश तो यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। मुझे पता है कि मैं हिंदी के टर्म्स यूज़ कम या फिर ना के बराबर करता हूँ। मैं कोशिश तो करता हूँ कि जितने मुझे याद हैं तो मैं सारा हिंदी का प्रदर्शन करूँ, लेकिन वही है ना कि मैंने क्योंकि खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। अब आप बोलेंगे कि ज़्यादा अंग्रेज बन रहे हो, तो क्या करें भाई, जब पढ़ा है तो पढ़ा है। शुरू से ही अंग्रेजी मीडियम माध्यम स्कूल में डाला गया था, तो वो उनकी गलती थोड़ी ना होती है। जैसे मुझे डाला गया तो मुझसे पूछ के थोड़ी ना डाला गया कि तुम्हें इंग्लिश में मीडियम में जाना कि हिंदी मीडियम में, है कि नहीं। तो मैं मानता हूँ, लेकिन वही है कि अगर आप बैच में हैं तो नोट्स आपको पूरी तरह से प्रॉपर हिंदी में ही मिलते हैं, ठीक है। अगर आप बैच में हैं तो वहाँ से आप ये उस पीडीएफ को खोल लीजिए और साथ साथ उसको करते रहिए, तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से ना। ये एक तरह का फर्टाइल प्लेन मतलब एक नॉट फर्टाइल, डेजर्ट में कहाँ से इतनी फर्टिलिटी होगी, बट एक तरह का प्लेन क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं पेडी प्लेन, ठीक है, इसको बोलते हैं पेडी प्लेन। एक और टर्म होता है उसको बोलते हैं पेनी प्लेन। ये क्रिएट होता है रिवर की वजह से, या फिर सिर्फ रिवर की वजह से नहीं, पानी कहीं पे भी वाटर का सोर्स होगा तो वहाँ पे लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे याद रखो, पेनी, पेनी साउंड्स लाइक पानी, तो पेनी प्लेन वाटर और पेडी प्लेन डेजर्ट्स में क्रिएट होगा। ये क्या है, ये हैं बर्चन्स, ये हैं सीफ। जैसे कि जब विंड चलती है ऐसे करके, डेजर्ट में जब विंड चलेगी तो जो भी सैंड होगी तो उसको उड़ा के ले जाएगी, और जब उड़ा के ले जाएगी तो कुछ इस तरह डिपॉजिट करती है। इसको बर्चन बोलते हैं। अगर इसका जो एक हाथ ठाकुर की तरह टूट जाए, ठीक है, फिर ना रहे, तो वो सीफ बोलते हैं उसको, ठीक है, सीफ बोलते हैं। तो ये पैराबोलिक एराबोलिक छोड़ दो, बस इतना याद रखो, बर्चन एंड सीफ ये दो क्या हैं, हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको समराइज कर देता हूँ, एक सेकेंड। जो हमारे डिपोजिशनल रहे हैं, डिपोजिशनल में तो बर्चर और सीफ दो लिखे हुए हैं, उसमें क्या लिखना। इरोजनल वाले मैं समराइज़ कर देता हूँ। इरोजनल में कौन कौन से हैं, तो इरोजनल में आपका पेडी प्लेन आ जाएगा, आपकी मशरूम रॉक आ जाएगी, मशरूम रॉक हो गई, मशरूम, या फिर ये जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पेडेस्टल रॉक, ठीक है। ऐसे एक प्लाया होते हैं, अगर पूछ ले प्लायास क्या होते हैं, तो जब ये विंड जो है, मान लो कि यहाँ पे इसने सैंड को काफ़ी उड़ा डाला, सैंड को उड़ा डाला, तो यहाँ पे हल्का सा ग्रेडियंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पानी भर जाए ना, हल्का सा पानी जरा सा ही, तो उसको प्लाया बोल देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और डिपोजिशनल में तो दो ही हैं हमारे, बर्चन एंड सीफ। अगर एक ट्विग इसका चला जाए तो उसको बोलते हैं सीफ। राइट, क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलिए, एंड हाँ, आई नो कि थोड़े से नाम से आपको दिक्कत हुई होगी, तो नाम के लिए ऐसा है कि जितने आपको याद हो गए, ठीक है, इसमें फोर्स मत करना खुद को कि नहीं करना ही करना ही करना ही है। थोड़ा जितने समझ में आते जाएं, धीरे 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 विद रिवीजन उतना करना। इसमें खुद को फोर्स मत करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, और आएंगे भी तो मेरे हिसाब से। जैसे ये क्वेश्चन है MTS 2022 का, ये हमने पढ़ा है ना, लेकिन हो सकता है ये कई बुक्स में नहीं दिया होगा, ये आई थिंक लूसेंट वगैरह में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 15 जुलाई 2022 के क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट का, और हम लोगों ने अभी पढ़ा है। सर ईशा के लिए समराइज़ कर दो। अच्छा, क्या समराइज़ लेक्चर, चलो अभी ये उसके थ्रू तो हो ही जाएगा, क्वेश्चंस के थ्रू, बाकी समराइज़ भी कर देंगे। रामा देवी के आगे TCS है जहाँ एग्ज़ाम होते हैं। आपका हेल्पलाइन नंबर शेयर कीजिए गुरुजी। साकेत जी भी शेयर करते हैं, क्वेश्चन कर लें थोड़े से, फिर बताते हैं ना। हाँ, आधा घंटा तो मिलता ही है शैडो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड अंडर द स्लो मास मूवमेंट। तो हमने मास मूवमेंट पढ़ा था, दो तरह के मास मूवमेंट होते हैं, एक तो फास्ट होता है और स्लो होता है। फास्ट में होता है अर्थ फ्लो, मड फ्लो, लैंडस्लाइड, एवलांच, ठीक है, और सॉलिफ्लेक्शन और क्रीप, दो तरह के होते हैं जो स्लो में आते हैं, सॉलिफ्लेक्शन एंड क्रीप, ठीक है। और बाकी सब आते हैं किस में, फास्ट मास मूवमेंट पे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शील्ड, ये अभी नहीं करना है। द रीज़न बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग अवे ऑफ कॉन्टिनेंट, तो ये पिछले लेक्चर में देखे थे कि रीज़न क्या होता है बिहाइंड ड्रिफ्टिंग अवे ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट हमारे ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दिया था, और इसके पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, यानी प्लेट का जो मूवमेंट होता है। प्लेट का मूवमेंट क्यों होता है, कन्वेक्शन करंट जो डेवलप होते हैं वो क्यों डेवलप होते हैं, सो दैट बिकॉज वहाँ पे रेजिडुअल हीट और रेडियो एक्टिव डिके। एक्सोजेनिक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूड, एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या आएंगे आपके, तो दो तरह के हमने पढ़े थे, एंडोजेनिक जिसमें कि मैं डायस्ट्रॉफिज्म और वोल्केनिज्म आ रहा था। एक्सोजेनिक में आता है इरोजन, मास वेस्टिंग, वेदरिंग, इस तीनों आते हैं, दैट इज मीन्स ऑल ऑफ द अबव। आसान है ये तो।
आंसर तो इसका ब्लिज़ार्ड होगा, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लिज़ार्ड क्या होता है? पोलर एरियाज़ में एकदम बर्फीले तूफान जो होते हैं ना, बर्फ़ के तूफान को ब्लिज़ार्ड बोलते हैं, ठीक है। और टर्नाडो कुछ और नहीं, साइक्लोन होते हैं। जब साइक्लोन पढ़ेंगे तो इस टर्नाडो, इस टाइफून वगैरह, ठीक है, टाइफून मेनली, नॉट टर्नाडो, टाइफून वगैरह ये साइक्लोन ही होते हैं ये, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे, डिफरेंट नेम्स हैं। टाइफून जो साउथ चाइना सी है, जापान वाला जो एरिया है, वहाँ पे साइक्लोन को टाइफून के नाम से जानते हैं। An elastic wave generated by an impulse such as an earthquake or an explosion is called as seismic wave, tectonic shift, sound wave या फिर एपिसेंटर। तो earthquake waves, क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे पीछे कि फॉल्ट लाइन के अलोंग जो प्रेशर रिलीज होता है तो उसको अर्थक्वेक वेव्स बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। और वो जहाँ पे रिलीज होता है उसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पॉइंट जहाँ पे वो सबसे पहले जाता है उसको एपीसेंटर बोलते हैं। आंसर सीस्मिक वेव्स होगा। सीस्मिक वेव्स हमने पढ़ा था दो टाइप की होती हैं, एक बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स दो तरह की, पी वेव, एस वेव। पी वेव यानी प्राइमरी वेव आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ, सबसे पहले सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं बिकॉज सबसे पहले पहुंचती हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। दे रिजेंबल द साउंड वेव, साउंड वेव रिजेंबल करती हैं बिकॉज तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, बट सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और गैस में सबसे कम होती है। और एस वेव की अगर बात करें तो ये सेकेंडरी वेव होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल हो सकती हैं। पी वेव जो है, ये पी वेव जो है आपकी स्क्वीजिंग क्रिएट करती हैं, ठीक है, जहाँ से भी मूव करती हैं। एंड दे रिजेंबल दी, दे आर लाइक दी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एस वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव की तरह होती हैं। सरफेस वेव जिनको लव वेव से फिर एल वेव के नाम से जानते हैं, तो सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और सबसे आखिरी में पहुंचती हैं, ठीक है। एपी सेंटर वही होता है, भूकंप ये जहाँ से ओरिजिन हुआ उसको हाइपोसेंटर, इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है एपी सेंटर बोलते हैं उसको। द इरोजनल टोपोग्राफिकल फीचर्स आर फॉर्म थ्रू, जो क्षरणात्मक स्थलाकृतियाँ विशेषताओं का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तब हमने पढ़ा था कि जो बिल्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? एंडोजेनिक की वजह से होती है, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म। बट जो क्षरण होता है, वेदरिंग होता है, ये एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, ठीक है। व्हाट इज द स्केल ऑफ अर्थक्वेक का इंटेंसिटी? तो दो स्केल पड़ी थी अर्थक्वेक में। वेव्स के लिए सीस्मोग्राफ होता है, वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मर्कैली स्केल का यूज़ करते हैं। और मैग्नीट्यूड का मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अर्थक्वेक इंटेंसिटी, सीस्मिक स्केल। चलो सीस्मिक स्केल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज सीस्मो वर्ड इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, बट एक्चुअल में अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मर्कैली स्केल से। ब्यूफर्ट जो स्केल है वो विंड स्पीड और डायरेक्शन दोनों को मेजर करने का काम करती है, ब्यूफर्ट स्केल, ठीक है। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? भूकंप का कारण क्या होता है? तो भूकंप का कारण ये होता है कि फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग प्रेशर रिलीज होता है और वो प्रेशर वेव्स के फॉर्म में रिलीज होता है, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा। तो ये क्या आंसर होगा? फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ साइक्लोन का कोई लेना देना नहीं है। मूवमेंट ऑफ प्लेट ऑफ द अर्थ विच फ्लोट ऑन द हॉट वोल्केनिक मैंटल बिलो अर्थ सरफेस। और इस हॉट वोल्केनिक मैंटल को क्या बोलते हैं जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक? अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है, बताइए। और सभी लोग भाई स्ट्रेट सीधा बैठ जाएंगे, डीप ब्रीथ ले लेंगे, पानी रखा करिए पास में, पीते रहा करिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखा करिए, है ना। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, हमें पता है, खाना वाना भी रख के बैठते हैं एकदम, है ना, पूरा इंतजाम बना के। तो इतना भी नहीं कि नींद आ जाए। नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। इफेक्ट क्या सर? मतलब अर्थक्वेक की वजह से एवलांच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब बर्फ़ है, भूकंप आए तो बर्फ़ गिरेगी नहीं क्या? लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड भी अर्थक्वेक जब आता है तो लैंडस्लाइड हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि अर्थक्वेक की वजह से ही हो, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। सुनामी हमने पढ़ा था कि अगर समुद्र के नीचे ये अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, यानी उसके नीचे अर्थक्वेक जो है उसका हाइपोसेंटर समुद्र में हो, दैट इज सी में हो, तो वेव्स जो हैं वो सुनामी, हार्बर वेव्स जिनको बोलते हैं, उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे। ऑब्वियस सी बात ही है, एक इफेक्ट है। बारिश का अर्थक्वेक से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लिक्विफैक्शन वही है कि जो एक तरह से अर्थ फ्लो मड फ्लो पड़ा था ना, वही लैंडस्लाइड, वही एक सॉइल लिक्विफैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। हैवी रेनफॉल का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से। द पॉइंट ऑन द सर्फेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एपीसेंटर। हाइपोसेंटर इसके ऊपर है एपीसेंटर। मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइंस कैन कॉज मूवमेंट अलोंग फॉल्ट लाइंस, अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। 15 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन आज होंगे नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग
सर आपके बैक पेन कम हुई, टाइनॉर लेने बोला था, क्या लेने बोला था? टाइनॉर? टाइनॉर क्या होता है ये? टाइनॉर तो नहीं बताया तुम, कुछ और बताए थे उस दिन शायद। हाँ थोड़ा सा तो कम हुआ, ठीक है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, पता नहीं क्यों। लंबा ब्रेक चाहिए होगा उसके लिए, जो कि अभी ले नहीं सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए स्मॉल अर्थक्वेक्स इन underground caves and mines which are caused by the seismic waves produced by the eruption of rock on the surface? Which of the following is considered as a small earthquake in underground caves and mines which are caused by the... ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? वोल्केनिक अर्थक्वेक तो नहीं होगा, रिजर्वायर इंड्यूस्ड। तो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, जलाशय प्रेरित भूकंप। फिर क्लास 6 बजे कर दीजिए। क्लास 6 बजे नहीं हो पाएगी भाई, एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्मॉल अर्थक्वेक्स इन अंडरग्राउंड केव्स एंड माइंस which are caused by the seismic waves produced by the eruption of rock on the surface? तो इनमें कितने से इसमें मेरे हिसाब से कोलैप्स वाला होना चाहिए, ठीक है। कोलैप्स कर रहा है ना माइन, जो एक तरह से अंडरग्राउंड केव है वो कोलैप्स कर रही है, तो कोलैप्स अर्थक्वेक होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वायर इंड्यूस नहीं, रिजर्वायर इंड्यूस तो तब होगा जब रिजर्वायर बनेगा, तभी तो होगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा यहाँ पे। डैश आर बिल्ड, जैसे आपने अभी सुना होगा ये हरदा में, मध्य प्रदेश में हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में कितनी जोर का, आपने आई थिंक सबने देखा होगा, कितना भयावह है, मतलब होता है इतना भयानक भयंकर था कि लोग बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था ज़मीन हिल गई है, भूख मतलब क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। तो बिल्कुल अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल रीजंस की वजह से, ज़रूरी नहीं कि प्लेट प्लेट की स्लाइडिंग की वजह से ही अर्थक्वेक आए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आर्टिफिशियल वजह से भी आ सकते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं इनको। जैसे कोयना डैम है ना, कोयना रिवर पे, तो महाराष्ट्र में, तो जब वो बना था तो तब भी अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जैसे कि आप डायनामाइट है, डायनामाइट से चट्टान को तोड़ रहे हो, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि छोटे लेवल का ही अर्थक्वेक आया हो, वो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की वजह से। 14th, डैश आर बिल्ड अप बाई दी लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, तो क्या बनते हैं? वोल्केनोज, फॉल ब्लॉक माउंटेन्स, इरोजनल माउंटेन्स या फिर प्लेट्यूज। तो सही आंसर होगा यहाँ पे वोल्केनोज, ऑप्शन नंबर ए। 100 मंथ का अपग्रेड लिंक अनलॉक करवा दीजिए, ठीक है करवा देंगे भी, ठीक है, आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म भी कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स ऑन अर्थ द इरप्टेड मेटल इज टिपिकली लिक्विड रॉक नोन एज। तो लिक्विड रॉक क्या होती है? लावा होती है जो बाद में सॉलिडिफाई होकर इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान बन जाती है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, मैंने आपको याद करवाया था कैसे। गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। मेटामॉर्फिक के क्या एग्जाम्पल हैं? मेटामॉर्फिक के मार्बल, क्वार्ट्जाइट, चेस्ट, ये एग्जाम्पल है उसके। ग्नाइस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल है। मार्बल, ठीक है, ग्नाइस, ठीक है, चेस्ट, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज नहीं क्वार्ट्जाइट, ठीक है। और सेडिमेंट्री के लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, ये सब इसके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स किसके? सेडिमेंट्री के, ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक क्वेश्चन चलो आखिरी और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ। तो ये भी हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ वोल्केनो में, कि कॉम्पोजिट वोल्केनो में ये हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे गाढ़ा होता है, सबसे विस्कस लावा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। विस्कस लावा सबसे, विसियस और विस्कस में अंतर होता है, ध्यान रखना। विसियस का साइकिल का मतलब होता है कुचक्र, है ना, कि जैसे आपने आज मान लो कि पढ़ाई नहीं करी, आपने सुबह उठ के मोबाइल चला लिया, ठीक है। अब तूने मोबाइल चला लिया, तुमको रिग्रेट हुआ, तो रिग्रेट की वजह से नहीं पढ़ पाए। अब जब रिग्रेट हुआ, तुम्हारा इतना दिन वेस्ट हो गया, तुमने और नहीं पढ़ा, तुमने और मोबाइल चलाया जिसकी वजह से रिग्रेट को बुलाने के लिए, तो फिर नहीं पढ़ाई हो पाई। तो इसको बोलेंगे कुचक्र, विसियस साइकिल, ठीक है। उस विसियस साइकिल में आप फंस गए। तो कॉम्पोजिट जो होता है वो विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है, जैसे जो शहद होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है पानी से, नहीं ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वोल्केनो में क्या होता है? सबसे कम विस्कोसिटी होती है लावा की, बहुत मतलब होता है, जो कम विस्कस होता है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। आंसर होगा कैल्डेरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके बाद और ये आप कर सकते हैं, बिकॉज अभी पढ़ाया तो नहीं मैंने, इसका आंसर तो बैरन होगा, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। कितने? 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके लिए 7 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। चलिए, थैंक यू सभी को। बाकी अब किसी का, हाँ नंबर पूछ रहे थे, ये नंबर मेरा नहीं है, ठीक है, बट इसमें क्वेरी नंबर है, तो आप पूछ सकते हैं, बट ये मेरा नंबर नहीं है। तो ये मत डाउट पूछेगा सर ये समझ नहीं आया है फिर ये हुआ। आप उसके लिए एप्लीकेशन पे जो डाउट सेक्शन है वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, जो लोग बैच में। बाकी इसमें मत पूछेगा, बिकॉज ये मेरा नंबर नहीं ना, इसलिए। बाकी ये वेबसाइट है जो हमारे एप्लीकेशन, जो हमारे आईफोन के यूज़र्स हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप आईफोन का लिंक मांग सकते हैं। और डाउट्स थोड़ा सा रिलेवेंट भेजा करिए कुछ, क्योंकि ये सुनने में मिलता है कि आप लोग बड़ी आपसे टाइप के डाउट पूछते हैं, सर ये बैच खरीद लें क्या, ये कर लें क्या? तो भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका क्या डिसीजन है।
हाँ वो लूनार नहीं है, लोनार लेक है रहस्य श्रीवास्तव, वो क्रेटर, एक क्रेटर की गिरने मतलब उसको लोनार या फिर क्रेटर लेक के नाम से जानते हैं। मेटेओराइट हिट किया, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो गड्ढा क्रिएट हो गया, उसमें पानी भर गया, वो उस वजह से लेक बना है, उसको हम लोनार लेक है वो हमारा, जिसको लोनार क्रेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कभी ऑप्शन कभी कुछ। कौन से डेली क्विज में जो टेलीग्राम पे होते हैं? प्राची कौन से क्विज क्या बात कर रहे हो? हेलो सर, 4 पॉइंट कब से स्टार्ट होगा? जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा मानसिंह तब स्टार्ट होगा, सो दैट आप लोग जो लोग अभी चीज़ें कर रहे हो तो वो लोग ये बैच कंप्लीट होने के बाद तब PYQ सीरीज़ 4 में आप रेगुलर हो सको। देखो सोनो जीवगन मुझे पता है तुमने तुम्हारा यूज़र नेम IS है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना पढ़ा दिए सो पढ़ा दिए, ठीक है। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ तो वो क्योंकि भाई इनको IS बनना है तो उनके लिए जीवगन लैंडफॉर्म क्रिएट होता है विंड के द्वारा ही डेजर्ट्स में। इस तरह से एक प्लेटफॉर्म, इस तरह से नहीं, टेबल जैसा प्लेटफॉर्म इस तरह से क्रिएट हो जाता है, उसको जीवगन बोलते हैं। मशरूम रॉक होती है इस तरह से, पेडिस्टल रॉक होती है इस तरह से, इस तरह का लैंडफॉर्म बन जाता है तो उसको जीवगन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस देख लीजिएगा इस चैप्टर में थोड़ा देखते रहा करिए इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना, यहाँ पे जो भी मैंने टर्म्स बताए बहुत सारे, जितने आप समझ के अंदर डाल सकते हो कि तुमने दिमाग में, तो उनको ही समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद को पुश मत करना, है ना। हाँ रिजेंट नेक्स्ट इकोनॉमिक्स ही करवा देंगे, टाइनर कंपनी का नाम है। अच्छा अच्छा, देखते हैं, इनविंसिबल है ना। ठीक है विष्ठा चक्रवर्ती, हम बंगाली मीडियम स्टूडेंट है सर, प्लीज़ हिंदी समझ आता है लेकिन ज्योग्राफी का हिंदी टर्म समझ नहीं आता, ऐसा बिलिंग में लिखा करिए। अच्छा नहीं, अगर मैं हिंदी में टर्म्स बोलता हूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश में नहीं बोलूँगा। SSC JEE की स्ट्रैटेजी, ठीक है, JEE का भी। हाँ आईपैड में चल जाएगा, आप इससे लिंक से भी चला सकते हो इसको, बाकी तो आई थिंक आप आईपैड में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है तो इसमें आप लिंक मांग लेना, ठीक है। जब आप लिंक आपको मिलेगी ना तो ऑर्गेनाइजेशन आईडी उसमें मांगेगा, तो 3 4 5 6 2 3 4 ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी होगी उसकी, ठीक है, लिंक जब आपको मिलेगी। वेडनेसडे क्लास होगा? क्यों, वेडनेसडे क्या है, होगा? अच्छा अच्छा समझ गया। होगी भाई, क्यों नहीं होगी। अब समझ सकते हो, दुख दर्द बिगड़ा अरे धन्यवाद इनविंसिबल जी गुफा का जुगाड़ करो, करवाते हैं तुम्हारे लिए दरोगा, तुम्हारे लिए तो 2 गुफाएं लगेंगी, हाँ। वेडनेसडे किस बात पे छुट्टी भाई, क्या है ऐसा? सर मॉक मिल पाएगा क्या SSC के लिए? मियाँ सेठिया परमार SSC टेलीग्राम पे जुड़े रहो, आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा कुछ, ठीक है, मॉक के रिगार्डिंग भी, है ना। बताते हैं आपको जल्दी। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, क्योंकि रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश वगैरह की भी क्विजेज जल्दी स्टार्ट होने वाली। मैंने बताया कि जैसे ही टेलीग्राम पे 200 के पूरे हो जाएंगे टेलीग्राम पे, है ना, 200 के जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्विजेज स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, धन्यवाद, मिलते हैं कल, थैंक यू।